हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोठारी क्लासेस। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित है अपनी नई वीडियो लेकर के, जो कि रिलेटेड है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसका पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, और पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एनालिटिक में बता रहा है कि हमारे 87% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें हमने पहले जो कवर कर लिया है, उसके बाद हमने चौथा, पांचवा और छठा पार्ट इसका रह गया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर को समझना। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो बता रहा है वो बता रहा है भारतीय ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकीय रूपरेखा कैसी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकीय रूपरेखा। जनांकीय रूपरेखा का मतलब क्या होता है, यानी कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब देखिए डेमोग्राफिक प्रोफाइल में सभी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शिशु मृत्यु दर, या जीवन प्रत्याशा कितनी थी, या फिर साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, जनांकीय संक्रमण किस तरीके से हुआ था, जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान स्थिति जो थी हर क्षेत्र की बद से बदतर थी, हमने पहले भी पढ़ा है ये। अब शिशु मृत्यु दर जो थी, शिशु मृत्यु दर मतलब कि 1000 बच्चों के जन्म होने पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो लगभग 218 थी। याद रखिएगा 218 शिशु मृत्यु दर जो थी आपकी वो 218 थी। ये कब की बात है, जब ब्रिटिश शासन था भारत में। ठीक है, अगर अभी की हम बात करें 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ये 57 पर 1000 है, यानी कि 57 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 बच्चों पे। अब वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उनको मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही हैं, भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है, आदि चीजें उसके कारण बन सकती हैं। ठीक है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स की कमी देखने को मिलती है, तो इस वजह से भी शिशु मृत्यु दर यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और ये शिशु मृत्यु दर हम कैसे जांचते हैं, तो याद रखिएगा 1 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ 1 साल तक के बच्चों को, 1 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो 1 वर्ष तक के बच्चों की कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, ये देखा जाता है शिशु मृत्यु दर में, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरा जो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब औसतन एक व्यक्ति कितना जीवित रहता था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो उस समय जो औसत आयु थी हमारी वो 32 वर्ष थी, बहुत ही कम थी, क्योंकि लोगों की मृत्यु हो जाती थी। छोटी छोटी बीमारी भी आपको जानलेवा उस समय साबित हुआ करती थी। लेकिन अब जो वर्तमान में ये बदल करके हो गई है 63.5%, यानी कि औसत आयु हमारी 63.5 हो गई है। और इसका मतलब आप ऐसे बिल्कुल मत समझिएगा कि 32 साल का होते ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एवरेज जो एज आ रही है वो 32 वर्ष निकल करके आ रही थी, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, यानी कि जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। और उस समय ये बहुत ही कम थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। आगे जो पॉइंट आया वो है साक्षरता दर। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट कितना था, तो बहुत ही बुरी हालत थी लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट में लगभग 16% थी लिटरेसी रेट। 16, वो लोग जो लिख और पढ़ सकते हैं, पहले तो ये समझिए, वो लोग जो लिख और पढ़ सकते हैं वो हम उन्हें मानते हैं कि वो लिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अगर वो लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते तो उन्हें अशिक्षित माना जाता है, या फिर उनको हम अनपढ़ मान लेते हैं। तो ये अनपढ़ लोगों की संख्या जो थी वो आपकी 84% थी, और शिक्षित केवल कितने थे, 16%। केवल 16% लोग ही भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षित थे। और देखिए इससे भी दुखद बात क्या है, इससे भी दुखद बात यह है कि महिलाओं का जो शिक्षित जो महिलाएं जो थी उनका जो है लिटरेसी रेट वो सिर्फ 7% था, यानी कि 93% जो महिलाएं थी भारत में वो अशिक्षित थी ब्रिटिश शासन के दौरान। और उसका एक कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कभी भी भारतीय शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च ही नहीं किया गया। बात समझिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि 16% जनसंख्या, 16% जनसंख्या ही हमारे यहां पर लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, और 7% उनमें मतलब महिलाएं। कुल जनसंख्या में जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से केवल 7% ही पढ़ी लिखी थी, और 93%, 93% महिलाएं अशिक्षित थी। तो कितना बुरा हाल था आप समझ सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का ये चौथा पॉइंट है, जिसमें हमने पढ़ा कि साक्षरता दर कितनी थी। आगे आ जाता है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण पॉइंट क्यों जरूरी है, और जनांकीय संक्रमण पॉइंट इसमें क्यों आता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार वृद्धि देखने को मिली।
और मैं आपको एक बात बताऊं, एक ईयर आता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी कि 1921, ये याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि महाविभाजन वर्ष कौन सा है। 1 नंबर के जो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन है कि आप बताइए कि जनांकीय संक्रमण के रूप में महाविभाजन वर्ष भारत का कौन सा माना जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित करने वाला ईयर आपका 1991 है, जब नई आर्थिक नीति आई, ये भी याद रखिएगा। तो 1921 और 1991 दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों माना जाता है कि 1921 आपका महाविभाजन वर्ष था? क्योंकि 1921 से पहले जब 1911 में जनगणना हुई तो वहां पर जो है 1911, देखिए 1911 से लेकर के 1921 की जब बात चल रही थी, 1911 से जब 1921 की बात चल रही थी, उस समय हमारी जनसंख्या में गिरावट आई। यानी कि इस जो हमारा ये जो डिके चला, ये हमारा जो 10 वर्ष का कार्यकाल चला, इसमें हमारी जनसंख्या में गिरावट आई। लेकिन इसके बाद 1921 से लेकर के 1931 में हमारी जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 2.76 करोड़, 2.76 करोड़ की हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो गई। इसीलिए हमने इसे जनांकीय संक्रमण कहा। हमने बोला कि भारत की जनसंख्या चौंका देने वाली जनसंख्या थी, जनसंख्या विस्फोट कहा गया इसे। ठीक है, तो इसीलिए इस पॉइंट को आप समझिए कि जनांकीय संक्रमण में आपको क्या लिखना है, आपको डाटा लिखना होगा कि 1921 में या 1901 से लेकर के आगे आगे जैसे हम बढ़ते गए तो कितनी कितनी जनसंख्या में हमारे परिवर्तन आए और कितनी हमारी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी हमारी जनसंख्या कम हुई है। ठीक है, तो जनांकीय संक्रमण का ईयर कौन सा माना जाता है? हमारा 1921 माना जाता है। तो आप बात समझ रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यवसायिक ढांचा, जो कि हमारा 5वां पॉइंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा व्यवसायिक ढांचा किस प्रकार का था? अब देखिए, व्यवसायिक ढांचे की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, व्यवसायिक ढांचे की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें 3 क्षेत्र आते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र आता है, फिर द्वितीयक क्षेत्र आता है और फिर आपका तृतीयक क्षेत्र आता है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्रों की यहां पर बात हो रही होती है। तो यहां पर बात कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, जहां पर यहां पर लिखा है कृषि व्यवसाय का एक प्रमुख स्रोत था। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कृषि व्यवसाय का प्रमुख स्रोत क्यों था? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से हम 72%, देखिए कितने लोग लगे हुए हैं, 1951 की बात चल रही है, 72.7 अप्रोक्सीमेटली 72 मान लेते हैं, चलिए 72% हमारे लोग कहां पे लगे हुए हैं? केवल प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र ही यानी कृषि व्यवसाय हमारा मुख्य स्रोत था। ठीक है, जिसमें से 50%, देखिए इन 72 में से 50% तो सिर्फ कृषि में लगे हुए थे, 20% के आसपास आपका कृषि श्रम में लगे हुए थे, मजदूरी कर रहे थे, और मछली पालन खनन करने वाले ये 3% के आसपास थे सारे लोग। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम सारे के सारे कहां पे लगे हुए थे? ज्यादातर कृषि क्षेत्र में। तभी तो हम बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों कृषि प्रधान देश है? क्योंकि ज्यादातर लोग लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में। ठीक है जी, तो ये आपको समझना चाहिए। दूसरा जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र हो गया। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि आपका जो है औद्योगिक क्षेत्र, और तो औद्योगिक व्यवसाय का निराशाजनक स्रोत क्यों था? क्योंकि यहां पर केवल 10% लोग, 10.1% लोग सिर्फ यहां पर लगे हुए थे, केवल 10% लोग यहां पर कार्य कर रहे थे। तो इसलिए ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र बहुत ही गई गुजरी स्थिति में था। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया भी कि हमने जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे यहाँ पर हुआ वो केवल और केवल 1907 में जाकर के तो आपका टाटा जो है कंपनी लगी है। तो इससे पहले इन्होंने कोई कंपनी लगने नहीं दी भारत में, और कभी भी अंग्रेजों ने ये नहीं चाहा कि भारत में उद्योगों को बढ़ाया जाए या भारत में कंपनी खोल करके भारत की तरक्की की जाए, नहीं। इसी वजह से हम मतलब इस क्षेत्र में तो बहुत ही पिछड़े रह गए, देख सकते हैं आपकी 10% है। और आगे आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का मतलब आप समझ लीजिए पहले ही कि व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, यातायात संचार संग्रह होता है और आदि अन्य सेवाएं जो भी होती हैं। तो वो वाला जो तृतीयक क्षेत्र है उसका आपका कितना है? केवल 17.2%। ठीक है, तो 17.2% लोग यहां पर हैं और आपका 10.1 यहां पर है, और मैंने आपको बोला 72.7% आपका यहां पर था। तो देख सकते हैं आप कि ज्यादातर हम कौन से क्षेत्र में लगे हुए? तृतीयक क्षेत्र में। तो इसी को क्या बोलते हैं? असंतुलित विकास। तो इसीलिए यहां पर तीसरा पॉइंट दे रखा है कि हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यवसायिक ढांचा जो था वो असंतुलित विकास की ओर जा रहा था, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा निर्भर थे हम। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हमारा बहुत ही गतिहीन था, और किसी भी देश का विकास करने के लिए द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का तरक्की करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये स्थिति थोड़ी गंभीर थी, जिस वजह से यहां पर हम बता रहे हैं कि हमारा कैसा विकास हुआ? हमारा असंतुलित विकास हुआ। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट, मैं समझता हूं। आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा जो अगला पॉइंट है वो बता रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधारिक संरचना और रेलवे का आरंभ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधारिक संरचना और रेलवे के आरंभ के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि आधारिक संरचना क्या होता है। तो आधारिक संरचना के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते हैं, जैसे कि यातायात आता है, संचार आता है, बैंकिंग आता है, शक्ति आता है, ठीक है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सुविधाएं आदि चीजें आती हैं। तो हम बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान इन क्षेत्रों पर क्या क्या कार्य किया गया। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि यातायात क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा था, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे का आगमन हुआ था। रेलवे का आगमन कब हुआ? तो रेलवे का आगमन आपका हुआ था 16 अप्रैल यानी कि 16/4 आपका कब? 1853। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां चली थी? ये क्वेश्चन तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है कि बॉम्बे से ठाणे चली। बॉम्बे कहां पर? बॉम्बे बोरी बंदर जगह से ठाणे। इसका बीच का डिस्टेंस भी मैं आपको बताता हूं, 34 किलोमीटर के लगभग है। और इसमें पहली जो ट्रेन चली थी इसमें 400 पैसेंजर सफर कर रहे थे, ठीक है। तो बॉम्बे से ठाणे की तरफ ये ट्रेन चली और ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो याद रखिएगा, इसमें इस क्षेत्र में तो सुधार करा हमने इस बात को मान रखा है कि इस क्षेत्र में सुधार करा। बंदरगाहों को हमने काफी सुधार करा। हमने मतलब इन्होंने जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की, रेलवे का सुधार करा इन्होंने सड़कों का सुधार करा, इन्होंने बंदरगाहों का सुधार करा, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सुधार बिल्कुल भी नहीं करा। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा? दूसरी चीज इन्होंने जो करी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बिल्कुल भी सुधार नहीं करा। तो आधारिक संरचना के क्षेत्र में इन्होंने यातायात, संचार, बैंकिंग आदि का सुधार कर लिया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य का सुधार नहीं करा, इन्होंने शिक्षा का सुधार नहीं करा, जो कि इनकी एक नाकामी मानी जाती है, ठीक है। रेलवे क्यों सुधार करा था? तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही दिया था, क्योंकि हस्तशिल्प का पतन करना था। और दूसरी चीज क्या थी? अपनी वस्तुओं को यहां पर पहुंचाना था। भारत में नया मांग का स्वरूप उत्पन्न हो रहा था, उस मांग के स्वरूप को पूरा करने के लिए इन्होंने भारत में रेलवे का आगमन करा था, ठीक है। तो ये पॉइंट थे आपके, जो कि पॉइंट नंबर 6 से मिलता जुलता है। अब लास्ट जो क्वेश्चन आता है, जहां पर हम मतलब यहां पर पूछ लेते हैं कि क्या भारत में कोई सकारात्मक प्रभाव भी था जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से था? तो हाँ, बिल्कुल। एक जो था पॉइंट इनका, जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ही हमें लेकर के गए थे, हाँ ठीक है, उससे हमारा नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ा था कि नील की खेती, अफीम की खेती कराने की वजह से, लेकिन भारतीय किसानों के पास पैसा पहुंचा था, तो इसीलिए एक सकारात्मक प्रभाव हम इसे मान सकते हैं। किस चीज को? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर यानी कि व्यापारिक कृषि को। दूसरा, अभी बताया कि रेलवे का आगमन हो गया था भारत में, रेलवे की वजह से भी हमारा सकारात्मक प्रभाव हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सड़कों का निर्माण इन्होंने कराया था, और वो हम इसे बोल सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध भी हमारे बहुत अच्छे हो गए थे अन्य देशों के साथ जिनके साथ हम व्यापार कर रहे थे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 50% व्यापार हमारा ब्रिटेन के साथ था, लेकिन हमारा अन्य देशों के साथ जो व्यापार हुआ करता था तो उनकी संस्कृति का लेन देन हमारे साथ हुआ, ठीक है। तो ये एक अच्छा हमारे यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि हम ये देख सकते हैं। एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ पर प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र देखिए, इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि आज भी जो चल रहा है वो आपका 70 से 80% तो ब्रिटिशर्स की देन ही है, ब्रिटिश सरकार की ही देन है। तो प्रशासनिक तंत्र वो हमें एक दे करके गए। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव थे। आप इसे हेडिंग बना करके, पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं। 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन में इतने पॉइंट्स इनफ हैं अगर आप ये सारा लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये ही है आपका चैप्टर नंबर 1, और इस चैप्टर में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना डरे, बिना टेंशन के इस तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। मैं आपको चैप्टर के एक एक टॉपिक समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो आपको देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे रखा है फेसबुक का और इंस्टाग्राम का। प्लीज आप उससे जुड़िए ताकि हम आपको वहां पर प्रोवाइड कराते रहें कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि नई वीडियो से रिलेटेड होती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट जो आपके आते हैं वो पढ़ करके हमें काफी कुछ समझ में आता है कि हमें क्या क्या चेंजेस अपनी वीडियोज में लानी है, या जो भी आपकी क्वेरीज होती है हम उसे वहां पर सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपनी इस वीडियो को और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।